आज हम अपने इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं अनुच्छेद 20 के आगे वाले अनुच्छेद। इससे पहले अपन ने अनुच्छेद जो मूल अधिकार से संबंधित है उनमें 14 से लेकर 20 तक के अनुच्छेदों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 से लेकर उसके आगे वाले अनुच्छेदों में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा अनुच्छेद कौन सा मूल अधिकार प्रदान करता है और किस मूल अधिकार की कितनी सीमाएं हैं, कितनी बाउंडेशन है, इस बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 20 के बाद अपना अनुच्छेद आता है 21। अनुच्छेद 21 के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि लाइफ और लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो देता अनुच्छेद 21। इसमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। एक वाद हुआ था ए गोपालनवाद बनाम मद्रास राज्य 1950 के अंदर एक केस होता है जिसमें इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की सूक्ष्म यानी कि संकीर्ण व्याख्या की। इस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन सी चीजें दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और कौन सी चीजें दैहिक स्वतंत्रता में नहीं आती है। ये सभी की सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में बताया, तो ये ध्यान रखना ए गोपालनवाद। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या कौन से वाद में की गई, ए गोपालनवाद में की गई। अब इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बताई है वो देखते हैं। उससे पहले एक और वाद था मेनका गांधीवाद बनाम भारत संघ, यह आया था 1978 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या करी है, यानी दो वाद हो गए, एक तो हो गया गोपालनवाद और दूसरा है मेनका गांधीवाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने की अधिकार में वो सभी अधिकार है जो व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने के लिए आवश्यक है, यानी व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसकी जो भी नीड है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को किसमें रखा जाएगा, जीवन जीने का अधिकार। अब चाहे इसमें नींद लेने से लेकर कितना सोओगे, कितना उठोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, ये सारी चीजें किससे संबंधित है, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अब इसके बाद बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शब्द पे गौर करना, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा शब्द है के माध्यम से जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दूसरी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो दोनों में अंतर क्या है, एक तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि की प्रक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। तो अनुच्छेद 21 में ये इसका उल्लेख मिलता है और ये प्रक्रिया ली गई थी जापान से। कहां से ली गई थी, जापान से। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी संसद के दो या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी संसद किस प्रकार से कानून बना सकती है, किस प्रकार से कानून का फॉर्मेशन होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है, 21 में, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून किस प्रकार से बनाया जा सकता है, भाई संसद में बिल पास होगा, उसके बाद बिल के ऊपर मतदान होगा, मतदान करने के बाद में पता चलेगा कि भाई इस बिल को लागू करना है या नहीं करना, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दूसरी है इसमें विधि की उचित प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया क्या हो सकती है, ये भी आर्टिकल 21 से। विधि वाली जो पहली प्रक्रिया थी वो जापान से ली और ये कहां से ली गई, अमेरिका से। इससे संबंधित है अनुच्छेद 21 से। इसमें विधि द्वारा उचित का मतलब होता है कि कानूनों की प्रक्रिया से ऊपर उठकर नैसर्गिक यानी प्राकृतिक न्याय के नियमों की पालना करना। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि वास्तव में कौन सी चीजें दी जानी चाहिए। भाई कानून में ये चीजें थोड़ी लिखेगा कि भाई नींद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये बातें क्या है, ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक चीजें हैं, तो इनके बारे में लिखने से ज्यादा समझने की बात है। तो ये कौन सी विचारधारा के अंदर आता है, विधि की उचित प्रक्रिया के अधीन आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय, इसका मतलब कौन से विधि की प्रक्रिया से है, तो इसका अर्थ है विधि की उचित प्रक्रिया के साथ में। एक वाद हुआ था मेनका गांधीवाद, जो अभी अपन ने पढ़ा था 1978 में, इसमें ये बात कही गई, यानी मेनका गांधीवाद के अंदर विधि की उचित प्रक्रिया की बात की गई, जबकि एक गोपालनवाद जो था उसमें विधि द्वारा जो प्रक्रिया है उसकी बात कही गई। आर्टिकल 21 में
प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख है, जिसका अर्थ दोनों पक्षों को सुनकर कानून में छिपी हुई न्याय की भावना को प्रकट करना है। यानी किसी एक पक्ष की बात सुनकर हम कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, दोनों पक्षों की बात रखी जाती है। जैसे न्यायालय के अंदर जब भी कोई मुकदमा आता है तो दोनों पक्षों को सामने खड़ा किया जाता है और दोनों पक्षों के लिए बातचीत होती है, बहस होती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये बात भी इसी में आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यहाँ से शुरू है। आर्टिकल 21 जो कि एक गोपालनवाद है 1950 वाले, यानी जो ऊपर पढ़ा है उसको अपन ने शॉर्ट में यहाँ पर किया है कि क्वेश्चन क्या आता है। तो एक गोपालनवाद 1950 में और आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या, संकीर्ण का मतलब छोटी व्याख्या की गई, और मेनका गांधीवाद जो कि 1978 में आया, इसमें आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या की गई, यानी लंबी चौड़ी व्याख्या जो है वो की गई थी मेनका गांधीवाद 1978 में। दो शब्द पढ़े थे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, जबकि जो विधि की उचित प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है, जो कि नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। अपन ने दो ऊपर और पढ़ा था, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। ये था अनुच्छेद 14 में, जिसमें विधि के समक्ष जो समानता है ये नकारात्मक अवधारणा है जो कि ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि के समान संरक्षण जो है ये सकारात्मक अवधारणा है जो कि कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं कि जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो सबसे पहला स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। आप एक फ्रेश एनवायरनमेंट में रह सकते हो, ये कानून आपको अधिकार देता है। अगर आपके आसपास में कोई फैक्ट्रीज वगैरह है जिससे आपका जीवन जो है वो दुर्भर हो रहा है, तो आप जाकर उसकी शिकायत कर सकते हो कि ये मेरे जीवन जीने के अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। जैसे कहीं पर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तो भी आप सरकार के पास जाकर शिकायत लगा सकते हो, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो उससे आपके सांस लेने में दिक्कत होगी या और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, स्वच्छता क्या या पर्यावरण का अधिकार जो है इसके तहत जीवन जीने के अधिकार में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और ये बात कही थी MC मेहतावाद जो कि 1988 में आया था। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 के तहत NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका गठन किया गया और इसका गठन हुआ था 2010 में, कहां पर, नई दिल्ली में। इसका कारण ये है क्योंकि नई दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया। ये पर्यावरण संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए क्या करेगा, गठित अदालत है, यानी एक अदालत है जो पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला होगा उसके लिए फैसला देगी। अब बात करते हैं दूसरा अधिकार। पहला है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है इसमें विदेश जाने का अधिकार। आप विदेश में जा सकते हो, ये आपके जीवन से संबंधित है भाई। आप जीवन कहीं पर भी जी सकते हो, जहां आपकी इच्छा है वहां जाकर जी सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं विदेश में जाकर जीऊंगा तो आप विदेश में जाकर भी जी सकते हो। तो विदेश में रहने का या विदेश जाने का आपका अधिकार है। ये भी कहा गया था मेनका गांधीवाद जो कि 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं विदेश जाने का, हो गया। फिर है निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इसमें दखल देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये भी आपको कौन अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। जीवन जीने के अधिकार में निजता का अधिकार है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जिसमें आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके तहत एक वाद हुआ था एफ फुत्तु स्वामीवाद 2017 में, जिसमें यह फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को गैर कानूनी घोषित कर दिया नवतेज सिंह वाद 2018 के अंदर, क्योंकि इसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में माना जाता है। समलैंगिकता का मतलब होता है जो गे सेक्सुअलिटी होती है उसको अपराध माना जाता है, यानी सेम जेंडर के दो लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 370 था जिसको कैंसिल कर दिया, जो कि पहले इसका विरोध करता था। यानी 370 को हटाने के बाद कोई भी समान लिंग के व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं, यानी एक पुरुष व्यक्ति पुरुष से विवाह कर सकता है, महिला जो है वो महिला से विवाह कर सकती है। ये कानून में छूट दी गई 2018 के अंदर नवतेज सिंह वाद के अंदर।
अब बात करते हैं इसके आगे सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। ये काफी महत्वपूर्ण है। आरटीआई जिसको बोलते हैं, आरटीआई सूचना का अधिकार। सूचना का जो अधिकार है ये 2005 में आया था और इस अधिकार के तहत आप किसी भी कार्यालय में यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट कार्यालय है, कोई भी गवर्नमेंट दफ्तर है, उसमें जाकर आप कोई सी भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। जो भी सूचना आप प्राप्त करना चाहते हो, आपको जिस भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है कि कितना फंड आया, कितना फंड खर्च कर दिया, कितना बचा हुआ है, कौन सा कहां पर लगा है, एक एक रुपए का हिसाब ले सकते हो किसी भी सरकारी कार्यालय में। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले एक सरकारी जो दफ्तर है जिसमें शिक्षा से संबंधित जो विभाग है उनसे एक सवाल पूछा गया एक महिला के द्वारा, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि माँ सरस्वती कौन थी जिसके हम विद्यालय के अंदर क्या लगाते हैं, प्रतिमा। सरस्वती माता की डिग्री क्या है? तो विद्यालय के पास कोई भी जवाब इसका नहीं मिला। तो सूचना के अधिकार के तहत जवाब देना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद है निष्क्रिय या इच्छा मृत्यु। इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। इच्छा मृत्यु का मतलब है आप अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर देते हो, यानी जिसको अपन आम भाषा में क्या कह सकते हैं, सुसाइड कह सकते हैं, आत्महत्या कह सकते हैं। तो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये भी कौन सा अनुच्छेद आपको कहता है, अनुच्छेद 21, क्योंकि आपको जीवन जीने का अधिकार है लेकिन अपने जीवन को खत्म करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो आत्महत्या के अंदर वो भी आता है, कई अपने देखा होगा साधु महात्मा जो होते हैं वो अपने आप को समाधि ले लेते हैं, यानी जीवित रूप से समाधि ली जाती है, उसको भी क्या करते हैं, मना करते हैं। हालांकि इसके अंदर जैनों की एक प्रथा है जिसको शामिल नहीं किया गया है, जिसको बोलते हैं संतारा करना। जैन जब संतारा करते हैं तो संतारा करने में वो अपने शरीर का यानी कि जो भी वो खाना या पीना होता है उन सब का त्याग कर देते हैं। ना तो वो खाना खाते हैं और ना पानी पीते हैं, बस ऐसे ही विचरण करने लगते हैं, जिससे कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनके शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है और वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। यानी वो भी डायरेक्ट नहीं त्यागते, भोजन का त्याग करते हैं, शरीर का त्याग ऑटोमेटिक बाद में हो जाता है, इसको उसके अंतर्गत नहीं माना जाता है। अब सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा काम का आपके गहरी नींद लेने का अधिकार, ये ध्यान रखना। आपको गहरी नींद लेने का क्या है, अधिकार है। अगर आप गहरी नींद ले रहे हो और घर वाले आपको उठा रहे हो तो आप घर वालों को क्या कह सकते हो कि मुझे गहरी नींद लेने का अधिकार है, और गहरी नींद लेने का अधिकार से वंचित करने के जुर्म में मैं आपको क्या करवा सकता हूँ, जेल करवा सकता हूँ। तो ये भी कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 के अंदर, यानी आपको गहरी नींद लेने का अधिकार है। आप आराम से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे सो सकते हो, ये भी आपका क्या है, अधिकार है। तो गहरी नींद लेने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, 21 देता है। इसके बाद शादी करने का अधिकार। आप अपनी मनपसंद से क्या कर सकते हो, विवाह कर सकते हो। अगर आपकी आयु 18 और 21 वर्ष से ऊपर है तो आप अपने जीवन के सभी फैसले लेने के लिए एकदम कर्तव्यनिष्ठ या योग्य हो और आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो वर या वधु है उसका चयन कर सकते हैं। ये भी कौन सा अनुच्छेद कहता है, 21 कहता है। उसके बाद महिलाओं का मां या गर्भ धारण करने का अधिकार, यानी विवाह के बाद में अगर महिलाएं नहीं चाहती है गर्भ धारण करना तो वो भी इसके लिए उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि महिलाओं की इच्छा है या नहीं है, यानी बिना इच्छा के महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अब अंतिम है इसमें सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं दी जाए। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी नहीं दी जा सकती। अपन कई बार मूवीज वगैरह में देखते हुए कि कहीं पर एक चौक लगा होता है और उस चौक के ऊपर फांसी का कट वो लगा दिया जाता है कि यहाँ पर इसको सभी लोगों के सामने फांसी दी जाएगी। ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं लगाई जा सकती। अगर फांसी लगाते हैं तो वहां पर 2 या 4 जने मौजूद होते हैं, जल्लाद वगैरह, और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होता है फांसी लगाते समय। तो ये भी अपना कौन सा अनुच्छेद कहता है, 21, यानी आपकी जो मृत्यु है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, आप एकांत में मरोगे आराम से। ये भी कौन कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है। उसके बाद सार्वजनिक स्थान पर कभी भी हथकड़ी नहीं लगाई जाए। पहले क्या होता था कि जहां पर भी किसी को गिरफ्तार करते तो गिरफ्तार करने के लिए सीधे घर पर जाते, हथकड़ी लगाते और उसको पूरे मोहल्ले वालों के सामने लेकर जाते। लेकिन अनुच्छेद 21 ने इसका मना किया और कहा किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक स्थान से नहीं ले जा सकते। भाई अगर आप भागने वाला ही नहीं है तो आप उसको हथकड़ी क्यों लगाओगे? पहले क्या होता था, भागे या नहीं भागे उसको हथकड़ी लगाकर ही पुलिस थाने ले जाया जाता। अभी वर्तमान में क्या है, किसी को भी हथकड़ी तभी लगाई जाए जब अति आवश्यक हो कि अगला भाग ही सकता है तभी लगाई जाए, वरना सार्वजनिक स्थान पर हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 21 कहता है। उसके बाद निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हो, ये भी आपका क्या है, अधिकार है। निःशुल्क चिकित्सा
का अधिकार। उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आपको अगर आपके खिलाफ कोई भी प्रकरण हो जाता है और आपका वकील नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या है, आपको गवर्नमेंट खुद अपना वकील करके देगी, जिसका शुल्क आपको नहीं वहन करना होता है, गवर्नमेंट खुद उस वकील का शुल्क वहन करेगी। दूसरी बात इसमें लिखा गया विधिक सहायता। विधिक सहायता का मतलब है आपको फ्री में निःशुल्क क्या मिलेगा, कानून से संरक्षण मिलेगा या कानून से आपकी सहायता की जाएगी, आपका केस लड़ा जाएगा। ये भी कौन सा है, निःशुल्क या विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में आता है। उसके बाद निःशुल्क भोजन एवं आवास का अधिकार। आप फ्री में भोजन प्राप्त कर सकते हो और आवास प्राप्त कर सकते हो, ये भी आपका क्या है, अधिकार है। जैसे कई लोगों के पास भोजन वगैरह की कमी है, अपने राजस्थान के अंदर एक योजना चलाई गई थी इंदिरा गांधी योजना वाली, जिसके अंदर 8 रुपए के अंदर खाना दिया जाता, तो वो भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि कौन सा, निःशुल्क एवं भोजन एवं आवास का अधिकार। कई बार झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास प्रदान किया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसके तहत मकान बनाकर दिया जाता है। वो भी क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपके जीवन जीने के अधिकार में ये बात वर्णित है कि निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, आवास। ये आपको प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।